हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंजलि में। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अब तक 5 वीडियोस आ चुकी हैं, आज ये 6ठी वीडियो है। और इससे पहली वीडियो में हमने देखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो आपको करना वही है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो भी पॉइंट आपको नया लगता है उसको नोट करो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, तो इसको इग्नोर ना करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, और जो पॉइंट नया लगे सुनने के बाद में उसको नोट करते रहना साथ के साथ। ठीक है, देखो जो राष्ट्रपति है, आपको ध्यान होगा जब मैंने आर्टिकल वाली आपको एक क्लास कराई थी, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए थे, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे थे जिसको मैंने छोड़ दिया था। और उस टाइम पे मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। ये मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं आपको बता देती तो आप डर जाते, इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे आप उन्हें एक साथ याद रख सकते हैं, आपको आसानी होगी। ठीक है, आप पे बर्डन नहीं आएगा इस बात का। देखिए, ओनली राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52। राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और देखो, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, देखो इसमें एक तो आपका राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होती है, और साथ साथ महान्यायवादी होते हैं। तो 52 से 78 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं संघ की कार्यपालिका के जो व्यक्ति होंगे उनसे संबंधित होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 52 से 78 में प्रावधान दिया गया है संघ की कार्यपालिका का। और संघ की कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। एक और बात, ये जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का पहला नागरिक होता है। बहुत बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे, क्या उसको जनता चुनती है या फिर कुछ और तरीका होता है जिससे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता नहीं चुनती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को चुनते कौन कौन है, देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। इस बात पर ध्यान दीजिए, मनोनीत सदस्य नहीं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 और 2, नहीं, वो नहीं, निर्वाचित सदस्य। दूसरे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। तो कहीं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ऑप्शन दे रखे हो, तो आप सही मार्क करके आएंगे निर्वाचित सदस्य वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, जिनकी जांच होंगी, उनके फैसले होंगे, सबका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले सकती है और वही डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद ना कहीं और सुनवाई है, ना उससे निचले स्तर की कोर्ट्स में कोई सुनवाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसलों का निपटारा करने का अंतिम अधिकार किसको होता है, तो वो होता है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में मैंने आपको एक पीछे डिस्कस किया था, वो किस किस तरीके से इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, और उनके अपोजिट में कौन थे, किसको हरा के बने थे, वो केटी शाह को। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, किसको हरा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, केटी शाह। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं, वो है एन संजीवन रेड्डी। कौन है, एन संजीवन रेड्डी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अब तक टोटल कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखो हम राष्ट्रपति से संबंधित ही बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति को इलेक्ट तो करेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसकी कोई एज भी तो होगी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम आयु होती है, वो 35 ईयर्स होती है। ध्यान रखना, पीएम के लिए 25 ईयर्स है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स है। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, तो कंफ्यूज ना होना। ऑप्शन में मिलेंगे आपको 25, 30, 35 और 40। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट, 35 ईयर्स। राष्ट्रपति की आयु
मिनिमम आयु 35 साल की हो जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी एक चीज़ ये है कि वो लोकसभा का सदस्य इलेक्ट होने के लिए योग्य हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैक्सिमम 2 बार। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कोई जितनी बार भी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति को हटाना। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही कंडीशन पे हटाया जा सकता है, अगर ये बात प्रूफ हो जाए कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे, ठीक। तो अगर राष्ट्रपति के ऊपर ये प्रूफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ एक महाभियोग लेके आ जाता है। इनके सबके आर्टिकल्स में बताऊंगी आपसे लास्ट में, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ आप सिर्फ वो बातें सुनो, ठीक है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला के हटाया जा सकता है। देखो, एक तो बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा नोटिस देके। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है कि भाई अब तुम्हारे ऊपर महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई सा भी सदन, राज्यसभा हो या लोकसभा, मतलब निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, कोई सा भी सदन हो महाभियोग की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते उस पे 1/4 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले। और दूसरी बात, कौन सा सदन महाभियोग लगा सकता है, कोई सा भी सदन, निम्न सदन या उच्च सदन, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई सा भी सदन हो वो महाभियोग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। देखो, अब मैं बात करती हूँ राष्ट्रपति का पद किन कंडीशन में खाली रह सकता है। पहला कारण तो है कि अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, ठीक है, ये तो पता होगा। दूसरी बात आती है कि अगर राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन दे दिया हो, ठीक है, मतलब उसने अपना त्याग पत्र दे दिया हो, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है अगर उसे महाभियोग लगा के हटा दिया गया हो, ठीक है। चौथी प्रक्रिया हो सकती है अगर उसकी डेथ हो जाए, ठीक। और पांचवी प्रक्रिया हो सकती है अगर उसके निर्वाचन को अवैध करार दे दिया गया हो, अगर राष्ट्रपति के पद ग्रहण को अवैध घोषित कर दिया गया हो कि ये व्यक्ति इस पोस्ट के लायक नहीं था, फिर भी इसको राष्ट्रपति बना दिया गया, तो भी उस पद में राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की 5 कंडीशंस मैंने आपको बता दी। देखो, अब इसमें 1 बाय 1 करके बात करते हैं। मान के चलिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का कारण है उसके कार्यकाल का समाप्त होना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नया इलेक्शन हो जाएगा, भर जाएगा पद। दूसरी कंडीशन आती है फिर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या फिर और भी कोई कारण जिस वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जो मैंने आपको बाकी के 4 कारण बताए हैं, उसमें जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति जब तक इलेक्ट नहीं होता है तब तक कार्यवाहक के तौर पे काम करेगा। अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी रीजन से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति की जगह जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम को संभालेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन और बताती हूँ। जैसे अभी आपको हाल ही में पता होगा हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो वो तो अपना काम करेंगे नहीं जब वो हॉस्पिटलाइज हैं, ठीक है। तो उनकी जगह अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति जिंदा तो हो लेकिन या तो वो एब्सेंट हो, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, बीमारी हो सकती है या फिर कोई अदर रीज़न हो, मेन बात है कि अगर वो काम करने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके पद को संभालता है उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर पता चले कि उपराष्ट्रपति ही नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो फिर कौन आएगा, हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो उस पद पे आएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर वो भी ना हो तो क्या होगा, तो फिर उच्चतम न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इस पद को संभालेंगे,
किस पद को? राष्ट्रपति को, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति जी वापस नहीं आएंगे, सिर्फ तब तक, परमानेंट नहीं। तो सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन में कहूँ, राष्ट्रपति है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश आएंगे। अब कोई पागलपंती का ये क्वेश्चन मत करना कि अगर वो भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि उच्चतम न्यायालय में सारे ही जजों की सीट खाली हो, कोई न्यायाधीश बचा ही ना हो, ठीक है। वरिष्ठतम देखा जाएगा, फिर सीनियरिटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो इतना सा अपने माइंड का यूज कर लेना, ठीक है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति को पावर क्या क्या मिली हुई है। तो देखो, राष्ट्रपति एक तो नियुक्ति करता है आपके महान्यायवादी की। महान्यायवादी कौन होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है महान्यायवादी की। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे, महान्यायवादी सिर्फ तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति जी की इच्छा है कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर बंदे को 2 दिन के लिए महान्यायवादी बनाना चाहता हूँ, तो सिर्फ वो 2 ही दिन रहेगा। कोई ताकत नहीं है कि वो तीसरे दिन भी महान्यायवादी के पद पर बना रहे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। देखो, जब संसद चलती है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ जाता है, ठीक है। तो संसद की बैठक को बुला सकता है या फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे अपनी साइड से। वो 12 सदस्य कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में। उन 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा ठीक ठीक से कि आप लोग करंट को कितना देखते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा देखो, जब भी धन विधेयक आता है, ठीक है, जब भी धन विधेयक को संसद में लेके आया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तभी वो संसद में पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं ये संसद में नहीं जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि उस धन विधेयक को संसद तक पहुंचा दे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि किसकी पूर्वानुमति के पश्चात ही धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की, ठीक है। उसके साथ, और हाँ, एक और बात मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियां करता है, तो उसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गई। जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना वहीं पे। देखो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति भी जरूरी होती है, ठीक है। और एक बात आती है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सैन्य बल मतलब कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद राष्ट्रपति को एक बहुत तकड़ी पावर मिली हुई है, आपातकाल की शक्ति। कौन कौन से आपातकाल राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात जो लगाते हैं वो 352 के तहत, आर्टिकल 352। दूसरा आपातकाल लगा सकते हैं वो राष्ट्रपति शासन, मतलब आर्टिकल 356, और आर्टिकल 365 में भी यही है कुछ हद तक। और तीसरी है वित्तीय आपात, आर्टिकल 360, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक पावर और मिली हुई है राष्ट्रपति को, उसको बोलते हैं वीटो पावर, मतलब वीटो शक्ति। ये वीटो पावर होती क्या है? देखो, मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूँ, आप सुनते रहो, सुनो, सिर्फ जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको सुनो, आपको अच्छे से समझ आएगा। और साथ में आप अपनी लिसन खोल के रखो, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैं कवर करा रही हूँ आप उसी टॉपिक पे जाओ, जो मैं बोल रही हूँ साथ के साथ उसको पढ़ते रहो, और जो चीज़ नई लग रही है उसको वहीं पे छोटा छोटा करके लिख लो। बस आपको इतना काम करना है, याद आपके खुद हो जाएगा, ट्रस्ट में। ध्यान से सुनते रहो सिर्फ वीडियो को, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति को एक वीटो शक्ति मिली हुई है। देखो,
जब भी संसद कोई भी विधेयक पारित करती है, ठीक है, तो वो तभी अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देंगे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहती कि ये विधेयक अधिनियम बने तो वो विधेयक अधिनियम कभी नहीं बन सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल संसद में रखा जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद में वो फिर एक्ट बन के आ जाता है, ठीक है। पता है इतनी बात। तो ऐसी कंडीशन में जब भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे दे, जाते ही बोल दे कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मुझे ये विधेयक पसंद है तो इसको आप जो है अधिनियम बना दो। राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी जाते ही, ठीक है। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास ये है कि वो उस विधेयक को अपने पास रख ले, उसको साथ के साथ उस पर अपनी सहमति ना दे, उसको अपने पास रख ले कि ठीक है मैं विचार करके बताऊंगा। और तीसरा विकल्प ये है कि राष्ट्रपति ने देखा एक नज़र में, उन्हें वो पसंद नहीं आया तो वो उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि भाई देखो इसमें यहाँ करेक्शन करो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होंगे उनको राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये काम सिर्फ एक ही बार कर सकता है। मान के चलो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया उस विधेयक को कि भाई तुम इस टॉपिक पे यहाँ एक बार फिर से विचार करो, ये मुझे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। तो संसद ने क्या किया कि उस पर कोई भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम डिक्टो फिर से राष्ट्रपति के पास लेके चले गए कि लो जी अब इस पे अपनी सहमति दो। तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो उसको फिर से लौटा दे, नहीं, फिर उसको वो पास करना ही पड़ेगा, वो उसके लिए बाउंडेशन है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के पास संसद से कोई भी विधेयक जाता है तो उस संबंध में हम कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति है, मतलब वो उस विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए अपने पास रख सकता है, ठीक है। अब देखो ये राष्ट्रपति को ये वीटो पावर दी क्यों गई, रीजन क्या था? इसके 2 ही रीजन थे। पहला रीजन कि संसद जल्दबाजी में कोई गलत विधान ना बना दे, कभी फिर उसका भुगतान बाद में आके करना पड़े, तो संसद जल्दबाजी में ऐसा ना हो, किसी ऐसे रूल को बना दे, किसी ऐसे एक्ट को पास कर दे। तो इसीलिए राष्ट्रपति को ये पावर दी गई कि चाहे तो वो उस विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था कि कोई भी असंवैधानिक विधान ना बना दिया जाए, कि कहीं कोई उल्टा सीधा रूल लागू ना कर दिया जाए, कहीं कोई उल्टा सीधा एक्ट ना बना दिया जाए। इसलिए राष्ट्रपति को ये पावर दी गई कि भाई आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उस विधेयक को देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं है, आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। इसके ये 2 ही रीजन थे। आप देखो ये जो वीटो पावर होती हैं, वीटो पावर भी कई तरीके की होती हैं। एक वीटो पावर होती है आपकी अत्यंतिक वीटो। कौन सी वीटो होती है? अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो। अगर मैं बात करूं अत्यंतिक वीटो की, जब कोई भी विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, संसद के साइड से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उसको अपने पास रख ले, मतलब उस पर अपनी सहमति तुरंत ना दे, उसको अपने पास रख ले, इसको बोला जाता है अत्यंतिक वीटो, ठीक है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग पहले भी हुआ है, जैसे 1954 में अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो एक विधेयक आया था PEPSU। हालांकि मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी ये क्या है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि अत्यंतिक वीटो का यूज राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में किया था। फिर से अत्यंतिक वीटो का यूज किया, उस टाइम पे राष्ट्रपति थे डॉक्टर R वेंकटरमन, तो उन्होंने भी मतलब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। तो मतलब 2 बार अत्यंतिक वीटो का यूज किया जा चुका है पहले भी, एक तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और दूसरा किया था 1991 में R वेंकटरमन के द्वारा, ठीक है। देखो अब दूसरा वीटो होता है आपका निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो होता है? निलंबनकारी वीटो। अगर ये ल्यूसेंट में ना दिए हो तो इनको नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, इसीलिए मैं इन्हें बता रही हूँ। तो ये निलंबनकारी वीटो क्या होता है? देखो राष्ट्रपति इस वीटो का यूज तब करेगा जब वो किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। मैंने आपको कहा था ना कि राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होगा कि वो उस विधेयक को अपने पास रख ले। तो जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे
उसको कहेंगे कि उस टाइम पे राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है कि वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसको अपनी सहमति तुरंत ही देनी होगी, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा वीटो आता है पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। अब देखो इसके नाम से क्लियर होता है पॉकेट। पॉकेट वीटो मतलब कि विधेयक गया ठंडे बस्ते में, उसके बाद में जब राष्ट्रपति की मर्जी होगी, जब राष्ट्रपति जी का मन करेगा, तब वो उस पर अपनी सहमति देंगे। इसमें कहने का मतलब सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति उस पर ना तो अपनी हाँ कहता है ना कहता है, बस लेके उसको अपने पास रख लेता है। फिर जब राष्ट्रपति का मन करेगा वो उसको पास करेगा, मन नहीं करेगा तो वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रखा ही रहेगा। कोई उनसे जाके ये नहीं कह सकता कि भाई तुम इतना टाइम हो गया है तुम्हें इस विधेयक को अपने पास रखे हुए, तो इसको अब पास कर दो। नहीं, अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, अनिश्चित काल के लिए। अब फिर वही क्वेश्चन बनता है कि क्या पॉकेट वीटो का यूज हुआ है? हुआ है। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, आपने नाम सुना होगा। उस टाइम पे एक अधिनियम आया था, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। उस टाइम पे ज्ञानी जेल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई अधिनियम है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मान के चलो अगर राष्ट्रपति ने उस पर पॉकेट वीटो का यूज कर दिया तो आप ही सोचो वो संविधान संशोधन तो फिर गया काम से, ठीक है। कब तक वो संशोधित होगा? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देंगे कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तो संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए ये बाउंडेशन रखी गई है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। को 1971 से पहले राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों पर भी वीटो पावर लगाने की शक्ति थी, लेकिन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद से राष्ट्रपति को ये बाउंडेड कर दिया गया कि भाई जो संविधान संशोधन से रिलेटेड अधिनियम आएंगे आपके पास, आपको उन्हें पास करना ही पड़ेगा, आप उन पे अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति को एक शक्ति और मिली हुई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो, अब ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है क्या? जैसे हमने वीटो को देखा कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है, किस किस टाइप से वो यूज कर सकता है, क्या कंडीशन होती है जब राष्ट्रपति वीटो यूज करता है। इसी तरह राष्ट्रपति को पावर दी गई है अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है, देखो आर्टिकल 123 में, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्यों कर सकता है? आखिरकार ये अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है, हमें तो समझ नहीं आया। देखो, अभी मैं काफी टाइम से एक ही बात बोल रही हूँ कि जब भी कोई विधेयक आता है तो वो संसद के सदनों से होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सदनों में से किसी एक संसद का सत्र ना चल रहा हो। मतलब मान के चलिए लोकसभा का सत्र तो चल रहा है लेकिन राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा, या फिर राज्यसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा। और ऐसे में कोई ऐसा अधिनियम पारित करना जरूरी हो जाता है कि जब तक उस सदन का सत्र चले तब तक वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में राष्ट्रपति को पावर दी गई है एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि अगर संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी एक सत्र ना चल रहा हो तो उस टाइम पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब उस कानून को कानूनी तौर से लागू माना जा सकता है। मतलब कि जो नियम बनाया जाना है उसको सिर्फ एक सदन में ले जाओ, जोन सा सदन चालू है, और फिर उसको राष्ट्रपति के पास लेके जाओ, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देगा और फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। कानूनी रूप से बन जाएगा, इलीगल रूप से नहीं, ठीक है। समझ आई बात? तो राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है। लेकिन मान के चलो दोनों सत्र चल रहे हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने साठगांठ करके कैसे भी उसने सोचा कि सदनों में क्यों पेश किया, डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास लेके जाओ ना। राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित कर भी देता है, उस पर अपनी सहमति दिखा देता है, तो वो अमान्य होगा, फिर वो मान्य घोषित नहीं होगा, वो अमान्य होता है। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए
इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कौन सी प्रक्रिया? कि पहले वो संसद के दोनों सदनों में जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो अमान्य होता है, उसको मान्य नहीं मानेंगे। ठीक है। और एक बात, अगर मान के चलो हमें संविधान में संशोधन करना हो तो क्या राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं। अगर संविधान संशोधन की बात हो तो राष्ट्रपति उसमें अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। मतलब सेम वही कंडीशन है कि अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति वीटो पावर यूज नहीं करेगा। अगर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अगर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, अधिनियम है, तो उसमें भी राष्ट्रपति वीटो पावर यूज नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति को और भी शक्तियां मिली हुई हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति को कितनी सारी शक्तियां दी गई हैं। थोड़ी सी और बची हैं, इन्हें और डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। ये आती है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, और ये आती है आर्टिकल 72 के तहत। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। मतलब मान के चलो, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जा चुकी है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्युदंड को, उसके दंड के स्वरूप को कम कर सकता है। मतलब मृत्युदंड को बदल के कठोर कारावास, या फिर उसे पूरी तरीके से आज़ाद भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। या फिर जो हमारे सैनिक न्यायालय होते हैं उनके तहत किसी को दंड दिया गया हो तो भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उन्हें बरी कर सकता है। ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे क्षमा तो आपको पता होगा, मतलब जब किसी दोषी से, जब किसी अपराधी पर से दंड और बंदीकरण दोनों को हटा लिया जाए। मतलब जब भी किसी दोषी को पूर्ण तरीके से मुक्त कर दिया जाए, कह देते हैं ना बाइज्जत बरी करना। अगर किसी भी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो उस टर्म में हम यूज करते हैं क्षमा। ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म आती है लघुकरण। अगर राष्ट्रपति ने लघुकरण किया है, लघुकरण का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप को चेंज करना। अगर किसी लेडी को मृत्युदंड मिल जाता है और वो राष्ट्रपति के पास जाए तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। वो होता है लघुकरण, मतलब कि दंड के स्वरूप को चेंज करना, मृत्युदंड को कठोर कारावास में चेंज करना। ठीक है। एक तीसरी टर्म होती है परिहार। कौन सी है? परिहार। परिहार बोलते हैं दंड तो वैसा ही रहेगा। मान के चलो कठोर कारावास की सजा मिली है 7 साल की, तो परिहार का मतलब होता है कि उसकी अवधि को कम करना, उसके टाइम को कम करना। राष्ट्रपति चाहे तो 7 साल की सजा को 2 साल की सजा कर सकता है, रहेगी वो कठोर कारावास की ही। ठीक है। एक टर्म होती है विराम। कौन सी? विराम। अगर राष्ट्रपति विराम शब्द का यूज करे, विराम शब्द का यूज राष्ट्रपति सिर्फ कुछ ही कंडीशन में कर सकता है। मान के चलिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको कठोर कारावास की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति उसके कठोर कारावास की सजा को चेंज कर सकते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ जेल में रहना होगा, कैदी की तरह उनसे काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब कि अपंग है, उसको जो सजा मिली होगी उसके नेचर को कम कर सकते हैं। मतलब कठोर कारावास को छोड़ के उससे कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसको वो आसानी से कर सके, तो उस टाइम पे विराम शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है। एक वर्ड होता है प्रिविलंबन। एक वर्ड होता है प्रिविलंबन। देखो, प्रिविलंबन के तहत क्या होता है, अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया कि भाई इस फला व्यक्ति को उस डेट में फांसी होनी है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको अस्थायी रोक सकता है। मतलब एक शबनम का केस होगा, आप सबने बहुत फेमस केस रहा है ये। ठीक है। तो शबनम की फांसी रोक सकती है। शबनम को फांसी मिलने की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन उसी डेट पे फांसी नहीं लगी क्योंकि राष्ट्रपति ने वहां पे क्षमादान की शक्ति को यूज किया था। और क्षमादान में कौन सी टर्म यूज की थी? प्रविलंबन, मतलब अस्थायी रोक। राष्ट्रपति ने उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया है। ठीक है।
इसको दिया सिर्फ इसीलिए जाता है कि अगर कोई दोषी व्यक्ति चाहे क्षमा याचना करनी चाहे या फिर दंड के स्वरूप में परिवर्तन कराना चाहे तो उसको एक मौका मिले। ठीक है, प्रविलंबन का मतलब यही है ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए। अगर वो चाहे क्षमा याचना चाहे या फिर अपने दंड को चेंज कराना चाहे तो राष्ट्रपति के पास जो है याचिका दायर करा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो देखो, हमारे ये राष्ट्रपति की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी राष्ट्रपति से संबंधित बातें थी, ये मैंने आपको बताई और उम्मीद है जो नए पॉइंट होंगे वो आपने नोट किए होंगे। देखो, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स का अभाव है तो थोड़ा सा मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूँ कि ठीक तरीके से समझा पाऊँ आपको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स जो केवल राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 52 जिसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 57 पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना, मतलब जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा, ये दिया है आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना, आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इन्हें नोट करना और बार बार रिवाइज करना। ठीक है, अब साथ के साथ 2 पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट, कौन ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए हैं, कौन है? राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार चुने गए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए। दूसरा क्वेश्चन है किन राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं। पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक बार जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है फटाफट से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उसकी अहर्ताएँ क्या होती है, कौन शपथ दिलाता है, न्यूनतम आयु क्या होती है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, निर्विरोध कौन चुने गए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने महाभियोग के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने उनको जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, उसके बाद फिर मैंने उनकी जो रिक्ति है, मतलब राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली रह सकता है और अगर खाली है तो उन पर कौन काम करेगा, इसके बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने इनको जो पावर्स मिली हुई हैं, पावर्स में जैसे कि वो पावर्स में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हुई हैं, वीटो पावर, वीटो में मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं। उसके बाद भी फिर हमने पढ़ा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसके बाद फिर पढ़ा है क्षमादान की शक्ति, उसके बाद फिर इसी में ही हमने देखा था आपातकाल का प्रावधान। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।